नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम ई संवाद और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संवाद में अब जिस राजनीतिक हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का केवल हरियाणा इकाई में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय इकाई में भी बहुत बड़ा नाम है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनते ही सोनिया गांधी ने हरियाणा की कमान उनको सौंप दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुमारी शैलजा की, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के 75 पार के नारे के रथ को बहुत पीछे धकेल दिया। कुमारी शैलजा का राजनीतिक सफर अब तक शानदार रहा है। अपने पिता चौधरी दलवीर सिंह की विरासत को संभालने वाली शैलजा भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पदों पर रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने 1990 में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में वो पहली बार 10वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से जीती और नरसिम्हा राव सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री रहीं। हालांकि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन 1990 से लेकर आज तक कुमारी शैलजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद से लगातार उनका कद कांग्रेस के खेमे में बढ़ता ही चला गया। और वह इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ चुकी है हमारे खास कार्यक्रम इस संवाद में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, आज जो हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा दुनिया के तमाम देश भी जो है इससे उलझ रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। तो इस कोरोना संकट के इस दौर को लेकर कुमारी शैलजा की प्रथम प्रतिक्रिया हम जानना चाहे खबर फास्ट पर, क्या कहती हैं आप? जी, कोरोना का ऐसी महामारी हमने देखी है जो पहले किसी की जिंदगी में ना देखी गई है ना सुनी है। जी, पहली बार ऐसा दौर हमारे देश से, हमारे प्रदेश से गुजर रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी और सभी लोगों द्वारा सहयोग करते हुए कि मिलजुल कर इसकी लड़ाई लड़ें, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और लोगों को दिक्कत ना आए। जी, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति आई पिछले दिनों, आपने देखा और अभी भी देख रहे हैं कि जहां आम लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं लॉकडाउन के चलते कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता ना रहा। तो चाहे हमारे गरीब लोगों की बात करें, चाहे प्रवासी श्रमिकों की बात करें, आज के दिन हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी ले लीजिए, हर तरह से हर नागरिक को, हर काम करने वाले को आज के दिन अलग अलग तरह की दिक्कत आ रही है। और जिस तरह से इन सभी मुद्दों के साथ जूझने की कोशिश की गई है वो एक अलग बात है। सरकार की ओर से क्या कमियां रही वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल लोगों ने, नागरिकों ने जो एकजुटता दिखाई है, हमारे मीडिया वाले भी बहुत काबिले तारीफ हैं जो बाहर निकलकर असलियत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं जो सड़क पर खड़े होकर आज के दिन भी कानून व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दूसरे प्रशासन के लोग हैं। तो सभी लोग इसमें अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं सहयोग देने के लिए। मैं सरकारों के स्तर पर बात करूं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या अलग अलग प्रदेशों सरकारों की बात करें, वो कहां तक इस काम में अब आपको नजर आती हैं कि बहुत जुझारू तरीके से इस काम में लगी हुई हैं और इस कोरोना संकट से निपटने के लिए कोशिश में लगातार प्रयासरत उनकी तरफ से हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो इस संकट से निपटने में अपने आप को कारगर महसूस कर रहे हैं? उनको लगता है कि हम इससे निपट पाएंगे या परिस्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं? चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, पंजाब की, या फिर केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करूं। देखिए, मैं हरियाणा की बात करना चाहूंगी कि हरियाणा में जिस तरह से बार बार परस्पर विरोधी सरकार की बातें रही, नीतियां रही, लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन चलता रहा।
उसको देखते हुए लगता है कि बहुत सी चीजें थी समय से ठीक से की जा सकती थी। हमने पूरा सहयोग किया सरकार का, हमने सरकार को चेताने की भी कोशिश की, हमने सुझाव भी दिए, कुछ सुझाव सरकार ने लिए शुरू में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि शायद उसके हाथ से ये स्थिति काबू नहीं हो रही है। मैं केवल कोरोना वायरस से लड़ने की बात नहीं कर रही, जो आम लोगों को दिक्कत आ रही है कोरोना वायरस की महामारी के समय, लॉकडाउन के समय, बात वो है कि सरकार किस तरह के फैसले लेती है, हमारे आम नागरिकों को क्या ऐसे समय में अपनी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल करने के लिए सरकार की ओर से क्या नीतियां बनती हैं, ये सभी बातें हैं। हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जहां एक और सरकार का सहयोग कर रही है, वहीं हमारी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि जो मुद्दे हैं जमीन पर उनको हम उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं और सरकार को हम चेताएं, सरकार के सामने रखें ताकि आम लोगों की बात सरकार तक पहुंच सके। हमने बहुत देखा है कि सरकार इन दिनों में बातें देखते हुए सुनते हुए भी कुछ ऐसे फैसले लेती है जो लोगों के हित में नहीं नजर आते और लोगों की तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा हुआ जी। अच्छा, मुद्दों को लेकर आपने बात की, कौन सी ऐसी चीजें धरातल पर कांग्रेस पार्टी को दिखती हैं जिन पर काम होना चाहिए था, आपके हिसाब से हुआ नहीं, और कहां पर सरकार कमजोर कड़ी जो है नजर आती है, खासकर इस काल में? गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है, लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जा रहे हैं अपने घरों को, तो उनको भी रोकना जरूरी है, इसके साथ साथ उनका इंतजाम करना भी जरूरी है। और अब नौतपा चल रहा है, गर्मी का कहर हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग पानी की कमी के चलते पानी की कमी से जूझ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी तमाम दिक्कतें, और इस कोरोना ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले दिनों जहां एक और कोरोना था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन किसान को कितनी दिक्कत आई। जब चाहे वो सरसों बेचने गया तब दिक्कत आई, उसके घोटाले चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं असलियत क्या है, बार बार वो बातें निकलती हैं, चाहे साउथ हरियाणा की बात लें, कहाँ की लें। फिर गेहूं की खरीद जब शुरू हुई तो उस समय से अब तक आप देख रहे हैं कि पेमेंट किस तरह से किसान को होती है, कितना समय लग जाता है। पहले आड़तियों का, किसानों के, वो एक मुद्दा छाया रहा, ढंग से लोगों को पेमेंट नहीं हो रही, सरकार बड़े बड़े अपने कहती रही कि हमने इतने करोड़ों रुपया दे दिया है, किसान को पेमेंट कैसे होती है, कितना टाइम लग जाता है, उधर से आड़तियों की दिक्कत। तो हर तरह से ये सरकार ऐसे समय में जहां एक और कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, इस तरह की बातें सरकार ले आई कि किसान को भी दिक्कत हो गई और सभी को दिक्कत हो गई ऐसे समय में। और अब देख लीजिए कि अब जब बिजाई शुरू होने वाली है तो धान के बारे में क्या फैसला किया है सरकार ने जी। जहां एक और उत्तरी भारत में डार्क जोन डिक्लेयर हो चुका, और अब देख लीजिए कि धान की बिजाई जहां होनी थी, और अभी कल भी हमने देखा कि हमारे रतिया, फतेहाबाद, उससे पहले परसों शाहबाद में भी हुआ और जगह जगह हो रहा ये किसानों को सड़क पर आना पड़ रहा है अपनी दिक्कतें सरकार को बताने के लिए। लेकिन सरकार तो ऐसा लगता है कि सरकार बहरी हो गई है, देख नहीं रही है, किसान की पीड़ा को नहीं देख रही है। तो हमारे अन्नदाता के साथ अगर ऐसा होगा तो देश का पेट कैसे भरेगा? अगर किसान का ही पेट नहीं भरेगा, किसान कमाई नहीं कर सकेगा, उसको इतनी मेहनत करनी है, इतना गर्मी का समय आ गया है, पानी। जी। तो उनका ये कहना है कि हमने 9,000 करोड़ के करीब जो है पेमेंट कर दी है, उसमें से श्रमिक 6 करोड़, 6,000, वो पलायन कर गए हैं, 6,000 करोड़ उनके लिए भी बहुत सी दिक्कत है। 6,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में उससे ज्यादा जा चुकी है, और उसमें से कुछ आड़तियों के खाते में गई है। 70 लाख मीट्रिक टन जो खरीदा जा चुका है, 12,000 करोड़ पेमेंट बनती है, उसमें से 9,000 करोड़ पेमेंट हम कर चुके हैं, ऐसे दावे सरकार करती है।
जी, ये आंकड़े देते हैं, आप किसानों से पूछिए किसान क्यों सड़क पर आते हैं, किसानों को मंडियों में क्या दिक्कत होती है, आप देख लीजिए। और घोटाले पर घोटाले चले आ रहे हैं, हर तरह से घोटाले हो रहे हैं। तो ये कहने की बात और है, लेकिन किसान की जेब में कब पैसा पहुंचता है ये अलग बात है। और गरीब के खाते में पैसा कब पहुंचेगा। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया है, हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हर गरीब के खाते में आप पैसे डालिए, 10,000 रुपया फौरन डालिए। जी, अच्छा, जब पैसे को लेकर भी बात हम करते हैं, जब आप लोगों की तरफ आज के दिन हाँ, किसी के जेब में, शैलजा किसी जी, के हाथ जब में पैसे नहीं है। जो पैसे किसान को की लेकर दिक्कत है, मजदूर की दिक्कत है, गरीब की दिक्कत है। पैसे को लेकर जब कांग्रेस पार्टी बात करती है कि डायरेक्ट उनके खाते में जाना चाहिए, तो सरकार अपना पक्ष ये रखती है, अपनी बात ये कहती है कि हम लोगों को काम करने लायक बना रहे हो, खुद भी काम करें, दूसरों को भी तैयार करें, इसलिए डायरेक्ट पैसा देना उनको सही नहीं नजर आता है। जबकि कांग्रेस कहती है सीधा उनको पैसा मिलना चाहिए, 10,000 रुपए 20 उनको पैसा मिलना चाहिए, 10,000 रुपए 20। जी 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 जी, सरकार को तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी आदत है पैकेज पर पैकेज अनाउंस करना पहले दिन से। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक सपना दिखा रहे हैं हमारे देश की जनता को। जी, केवल सपना है, कब तक क्या पूरा होगा, चाहे आप स्पेस एजेंसी की बात कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन आज के दिन जो जरूरी है, ये सभी मानते हैं कि गरीब लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, रोज उसका दृश्य आप देखते हैं। जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, अर्थव्यवस्था की चक्री नीचे से ही नहीं चलेगी, तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही नोटबंदी के समय से, जीएसटी के समय से तहस नहस हो चुकी है, आज तो बिल्कुल ही एकदम जमीन पर आ गई है। अब ये पहिया कैसे चलाएंगे अर्थव्यवस्था का, जबकि आम नागरिक जो बोलते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, अगर उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, मिडिल क्लास अपनी ओर से दुखी हो रहे हैं। आप देखते हैं मिडिल क्लास के लोग भी, जिनको बेचारे शर्मसार हो जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में आज के दिन कुछ पैसा नहीं है, हमको खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना खरीदने के लिए। ऐसी स्थिति आ गई है हमारे नागरिकों की। तो ये आप 20 लाख करोड़ का जो सपना दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने पैंतरे हैं। लेकिन आज के दिन ये पैंतरों का या इस तरह के अनाउंसमेंट्स का समय नहीं है। लोगों के हाथ में, लोगों के सशक्तिकरण का समय है, और उसके लिए सरकार कुछ करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, उनके हाथ में जब तक आप पैसा नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बन सकती। क्या आप चाहते हैं कि उनको खाने की लाइन में खड़ा रखें हमेशा, सिर्फ वो खाने के लिए हाथ फैलाए रहें और ये कहें कि इनको खाना मिल रहा है? कृपया हमारे देश के नागरिक हमारे गरीब लोगों के साथ ऐसा मजाक ना करें। अच्छा, राजनीति की बात भी करेंगे। अक्सर हम देखते हैं जब इस प्रकार का कोई संकट खड़ा होता है, वो चाहे, हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है, ये जो माहौल बना है, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो गई हैं। अब जब बात होती है सत्ता पक्ष के लोगों से, किसी भी पार्टी की सरकार चाहे कहीं भी हो, दूसरी पार्टी से कह देते हैं जो विपक्ष में है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हकीकत ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आरोप लगाने के लिए कुछ आधार तो चाहिए ना। आधार हमें मिल रहा होगा जमीन पर, तभी हम ऐसी बात बोल रहे हैं। कोई ये हम बिना एविडेंस के, बिना प्रमाण के कांग्रेस पार्टी ऐसी बातें नहीं कहती। खुद राहुल जी ने जमीन पर जाकर लोगों से बात की है, जो प्रवासी श्रमिक हरियाणा से आए थे, अंबाला से आए थे, आगे जा रहे थे, उनसे बैठकर बातचीत की, टैक्सी ड्राइवर से बैठकर बातचीत की। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह सकता है कि वो आम लोगों से बात कर रहे हैं? हाँ, ये जाकर क्रिकेट जरूर खेल सकते हैं हरियाणा में आकर, लेकिन क्या आम नागरिकों से, गरीबों की पीड़ा को समझने की कोशिश की है इन्होंने? ये विपक्ष की राजनीति की बात नहीं है, विपक्ष की एक अपनी जिम्मेवारी होती है, और कांग्रेस पार्टी एक बहुत जिम्मेवार पार्टी है। इसमें राजनीति बात आपको इसलिए नजर आती है क्योंकि आपकी नाकामियों को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस जन उजागर कर रहे हैं, लोगों की बातों को सामने ला रहे हैं जो जमीनी हकीकत है। तो आपको इसमें राजनीति नजर आती है। अगर इनको लगता है कि ये राजनीति है तो ये राजनीति सही, लेकिन हम गरीब आदमी की, आम आदमी की, किसान मजदूर की
हमारे श्रमिकों की, हमारे एम्प्लॉयज की, किसी की बात को हम छिपाना नहीं चाहेंगे। हम उनको उजागर करते रहेंगे। हम मजबूत हैं, मजबूत पार्टी है, और हम अपने लोगों की मजबूती के लिए जो भी संघर्ष करना होगा, कांग्रेस पार्टी वो संघर्ष लोगों के हकों के लिए करने को तैयार है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बात होती है शैलजा जी कि हरियाणा में आपने देखा राजस्व में वृद्धि के लिए कई चीजों में बदलाव किया गया, कुछ टैक्सेस में बढ़ोतरी की गई। और जब इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं, कांग्रेस पार्टी के सवालों को सत्ता पक्ष के सामने रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसा जरूरी हो गया था क्योंकि पहले से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। और अगर ऐसे में हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए या बसों का किराया नहीं बढ़ाया तो फिर हम कर्ज लेकर कैसे प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? कर्ज लेंगे तो वो साथ साथ प्रदेश की जनता के ऊपर ही बोझ बढ़ेगा। साथ साथ प्रदेश की जनता के ऊपर ही बोझ पड़ेगा। देखिए, ये इनकी समझ की आपको दाद देना चाहिए कि जबकि स्थिति तो जमीन पर साधारण है नहीं, और आप बात ऐसे करते हैं जैसे तो बजट की बात करते हो, बजट पेश कर रहे हो। ऐसी असाधारण स्थिति जो कि ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं देखी गई है, वहां पर लोगों को आपने सशक्त करने की बात करनी है। आप आगे की बात मत कीजिए। लोगों का पेट आज के दिन खाली है, लोगों के हाथ आज के दिन खाली हैं। जो हमारे कामगारों के हाथ में काम नहीं है, हमारे जो एमएसएमई छोटे उद्योग हैं, उनका कार्य सारा ठप हो चुका है, कारखाने खाली पड़े हैं, प्रवासी श्रमिक उन्हें आगे नजर नहीं आ रहा, वो वापस पलायन कर गए हैं। तो आज के दिन खेती पर असर पड़ रहा है, आज उद्योग पर गरीब आदमी है जो मेहनत करके पैसा कमा रहा था, आज के दिन उसका हाथ खाली है और आप साधारण स्थिति की बात कर रहे हैं। ये कैसी सोच है इस सरकार की कि आज के दिन जिसको भूख लगी है, जिसके हाथ में काम नहीं है, आज के दिन आप उसके हाथ में, उसके अकाउंट में पैसा नहीं देना चाह रहे हैं और आप आगे के सपने दिखा रहे हैं। जब स्थिति साधारण हो जाए, कृपया आप आगे की बात उस समय करें। आज के दिन जरूरत है कि हमारे गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, उनके हाथ में आप कुछ कार्य दें, उनके हाथ में आप पैसा पहुंचाएं, ताकि दोबारा से जो हमारी वर्क फोर्स है काम करने लगे, एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात हुई शैलजा जी, से चालू हो। इतने लाखों श्रमिक, ये भी ऐतिहासिक बात है, लाखों आपने उनके बारे में सोचा है क्या? अच्छा, तो कृपया इस तरह के सपने ना दिखाएं। शैलजा जी, एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात होती है कि बहुत ज्यादा उसमें अब उसको पैसा देने की बात हुई, लाखों करोड़ रुपया उसको दिया और ये कहा गया कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो मजबूती के साथ काम करेगा, तभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इस दावे को आप कितना हकीकत में बदलता हुआ देखती हैं? ऐसा आपको लगता है कि हिंदुस्तान में होगा, हो सकता है, या फिर अभी इसकी उम्मीद आने वाले काफी सालों तक नजर नहीं आती है? आने वाले काफी सालों तक नजर नहीं आती है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये देश को समझ ही नहीं पाए। आने के बाद आप इनके एक एक फैसले देख लीजिए। चाहे नोटबंदी की हो, नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से बिगड़नी शुरू हुई थी वो आपने देख लिया। उसके बाद जीएसटी जिस तरह से लागू किया, तो ये कौन से इतने समझदार लोग हैं जो इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए, और आज भी इनकी ये कौन सी समझदारी है? एमएसएमई की अगर हम बात करें, छोटे लघु उद्योग की हम बात करें, उनको आपने क्या फायदा दिया है? आप तो लोन देना चाह रहे हैं। लोन आज के दिन कौन लेने की स्थिति में? आप उनके बिजली के बिल देख लीजिए, बिजली की आप बाद में दे दें भाई, जबकि जिसका काम नहीं चल रहा है आप उसको किसी तरह की राहत आज के दिन दे नहीं रहे हैं। उल्टा उसको कह रहे हैं कि आप मजदूरों के पैसे जरूर दीजिए। पैसे देना जरूरी है, लेकिन अगले के हाथ में कुछ कमाई तो हो। जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको आप क्या दे रहे हैं? क्या राहत दे रहे हैं? राहत आप कुछ दे नहीं रहे। आप कह रहे हैं आप लोन ले लीजिए। कौन है लोन लेने की स्थिति में आज के दिन? पिछले लोन के बारे में तो आपने कोई स्थिति बनाई नहीं है, कोई उनके लिए नीति नहीं बनाई है कि पिछले लोन का क्या होगा, हम माफ करेंगे क्या आपका ब्याज इतने दिनों में जब आपका कारोबार नहीं चल रहा है। आपने ऐसी कुछ बातें कही हैं। लोगों को आप राहत नहीं दे रहे, आगे के सपने दिखा रहे हैं।
कब ये सपने साकार होंगे जो नोटबंदी से शुरू हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना। शैलजा जी, प्रदेश की बात करें, हरियाणा की, तो आपको क्या रोड मैप दिखता है कि ऐसा हो जाए तो प्रदेश में व्यवस्थाएं बदल सकती हैं? हम भी कभी सत्ता पक्ष वालों से सवाल करते हैं तो ये पूछते हैं उनसे कि जो बजट आपने निर्धारित किया है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, सब कुछ बदल गया है, तो उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, अलग अलग प्रकार का वातावरण है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उनको बदल करके नए तरीके से प्रदेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो आपके लिहाज से पूछें, क्या हो सकता है प्रदेश को पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि हरियाणा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। हरियाणा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक कि उद्योग की बात है, उद्योग को लेकर हम चाहे अपना पूरा एरिया देख लें, यमुनानगर, अंबाला, इधर आप आगे आ जाइए, इधर फरीदाबाद है, गुड़गांव है, आगे बावल क्षेत्र तक है, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे उद्योग हैं। दूसरी ओर हमारे किसान की बात लीजिए, हमारे श्रमिकों की बात ले लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार को कोई इस तरह की समझ है। आप कोई भी वर्ग ले लीजिए कि इनकी क्या नीति रही है, क्या पॉलिसी रही है। किसान की हम बात लें, आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी बात, इस सरकार को क्या समझ है, मुझे बताइए। आप एक तरफा फैसला, आप एक फरमान जारी कर देते हैं कि हम भूजल के संरक्षण के आड़ में आपने किसानों को कह दिया कि आप धान नहीं उगाओगे। अब देख रहे हो लोग, किसान खड़े हैं जमीन पर, वैसे आमदनी गिर रही है किसान की, और आप एकदम फरमान जारी कर देते हैं कि वहां पर आप धान नहीं उगा सकते। आपके फरमान है तो आपको समझ है, ये साधारण स्थिति है, ये कौन से बजट की बात है। आज के दिन जहां एक और कोरोना वायरस की लड़ाई चल रही है, ऐसी आपातकालीन सी स्थिति है, अब ऐसी नीतियां बीच में ले आते हो। हमारा मजदूर, बाहर का मजदूर पलायन कर गया है, ना खेती में मिल रहा है। मैंने सुझाव दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो मनरेगा है उसके तहत आप फार्म लेबर ले आइए, क्योंकि कौन से आज के दिन मुझे बता दीजिए कि कौन से काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के जी। तो मनरेगा के तहत कौन सा काम है गांवों में जो चल रहा है, आप बताइए। क्यों नहीं आप फार्म लेबर में ले आते हैं मनरेगा में, ताकि उनके हाथ में पैसा आए। और फिर उद्योग जो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या नीति लेकर आए, बताए तो सही। हरियाणा सरकार, इनको ना तो समझ है, कोई अफसरों से कुछ जो कुछ कह देते हैं, कैसे करते हैं, वो नीति लागू कर देते हैं। लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है, लोग सड़क पर आने लग रहे हैं, किसान सड़क पर आ रहे हैं, तो ये कोई नीति इनकी है नहीं। कंफ्यूज्ड है ये सरकार। कृपया तालमेल करिए, ये एक ठीक आपसे से बात करिए, पूछना चाह रहे थे लोगों आपने, की सोचिए, लोगों के हक में जो भी बात होगी, कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करने को तैयार है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी कि आपने हमेशा जो है, चाहे वो आप हरियाणा का प्रतिनिधित्व आपने राज्यसभा में किया या फिर आपने लोकसभा में किया, आवाज उठाती रही हैं, क्या इस बार भी कोशिश हुई थी, क्योंकि अक्सर सवाल खड़े हुए मन में, लोगों के दिमाग में बात आई कि इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई नेता हैं जो राज्यसभा जाने की जद्दोजहद में, उसमें आपका नाम भी सामने आ रहा था, क्या कोशिश थी या फिर ये सिर्फ एक लोगों के बीच में बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दा इसको उछाल दिया गया, ऐसा कुछ था नहीं? बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दा इसको उछाल दिया गया, ऐसा कुछ था नहीं। ये राजनीतिक बात है, मैं बाद में करूंगी। अभी हम फिलहाल केवल कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, अभी हम उसी तक सीमित रहें। एक छोटा सा सवाल और आपसे मेरा, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, एक छोटा सा सवाल मेरा और आपसे कि कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखा जाता है कि अक्सर तो क्या मतलब इस तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और कई अलग अलग मंच हो जाते हैं, अलग अलग धड़े हो जाते हैं, ये आरोपों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? हालांकि आप, मुझे लगता है आप यही कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। नहीं, ऐसा है, देखो, जो बड़ी पार्टी होती हैं, और कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं, हाई कमांड का एक रोल होता है जिसको सब मानते हैं। बाकी हर पार्टी है, अलग अलग लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं उसमें, तो बड़ी पार्टी का एक ये भी हिस्सा होता है, ये भी हिस्सा एक है, हर पार्टी का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कुमारी शैलजा जी, हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को, जिन्होंने
बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। उनका ये कहना कि प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस कोरोना काल में हमने सरकार को बहुत से सुझाव दिए, लेकिन सुझावों पर सरकार की तरफ से बेहतर तरीके से अमल नहीं हो पा रहा। इस वक्त जो चुनौतियां हैं वो किसानों की चुनौती उनको नजर आती है, वहीं पलायन करने वाले लोगों की चुनौती नजर आती है। औद्योगिक सेक्टर में किस तरह से बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, वो चुनौतियां उनको नजर आती हैं। तो आपने सुना, अब इस बात को लेकर आप भी अपने तरीके से कोई विचार बना सकते हैं कि उनके जो उन्होंने बात रखी उन बातों से आप कितने सहमत हैं, और सरकार की तरफ से जो काम किए गए उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर, उनसे आप कितने सहमत हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।